Hello students, this is Gunjal Soni. Welcomes you at श्री महावीर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले टॉपिक में हम गाउस के लॉ की बात कर चुके थे, ओके। और हमने देखा कि कूलाम के लॉ से भी हम फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं और गाउस के लॉ से भी हम फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमें क्या करना है कि ये प्रूव करना है कि किसी सिचुएशन में अगर हम फ्लक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो फ्लक्स की कैलकुलेशन चाहे हम गाउस के लॉ से करें या कूलाम के लॉ से करें, दोनों केस में हमारा आंसर सेम ही मिलने वाला है। तो आज हम कूलाम के लॉ से गाउस के लॉ को डिराइव करेंगे। जब दोनों फॉर्मूलाज के आंसर सेम मिल जाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों कंसेप्ट एक ही जगह आकर टर्मिनेट होते हैं, मतलब दोनों कंसेप्ट के जो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे वो सेम ही मिलने वाले हैं। तो इस टॉपिक में अपन ये देखते हैं कि एक क्लोज सरफेस हमने यहाँ पर कंसिडर की है और वो क्लोज सरफेस है आपकी S। इस क्लोज सरफेस के अंदर आपने कोई चार्ज रख दिया है, वो है Q। अब ये Q चार्ज क्या करेगा कि प्लस का चार्ज है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ओरिजिनेट होगा Q चार्ज से आउटसाइड डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर निकलेगा तो हमें इस पूरी क्लोज सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अब इस पूरी सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला है फ्लक्स का, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। और एक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने गाउस के लॉ के अकॉर्डिंग देखा, वो है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज्ड सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बट आप ये ध्यान रखें कि जब हमने कूलाम के लॉ का फॉर्मूला देखा था जिसमें हमने देखा था कि फाई इक्वल टू आपके पास होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला जब आपने देखा था तो वहाँ पर ई जो आपके पास था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ना वो कॉन्स्टेंट है, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें या फिर डायरेक्शन की बात करें। तो कांस्टेंट वैल्यू होगी तभी हम यहाँ रख पाएंगे और तभी जा कर के हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। बट यहाँ आप देख रहे हो कि इस केस में इस डायग्राम के अंदर चार्ज आपका सेंटर पे नहीं रखा हुआ है और साथ ही आपको जो क्लोज सरफेस गिवन है वो भी एक कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर यूनिफॉर्म होता है और सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है और उसके सेंटर पर अगर अपन कोई चार्ज रखें तो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकलने के बाद अगर अपन ये देखें कि इस पूरी क्लोज सरफेस जो कि स्फीयर हमने कंसिडर किया है, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम मिलेगा, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस या सरफेस की जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह सेम है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकला तो चाहे हम यहाँ पॉइंट देखें या यहाँ देखें, यहाँ देखें, पूरी स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम मिलेगा, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस हर जगह सेम ही है, ओके। उस केस में हम इजीली यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हम बात कर रहे हैं जनरल सरफेस की। एक जनरल सरफेस हमने यहाँ पे कंसिडर की है और ये जनरल सरफेस स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। ये एक नॉन यूनिफॉर्म या एसिमेट्रिक सरफेस है और इसमें चार्ज भी सेंटर पे नहीं रखा हुआ है। तो इस केस में अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो डेफिनेटली डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलेगी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स की चार्ज से डिस्टेंस अलग अलग है। जब चार्ज से डिस्टेंस अलग है तो डिस्टेंस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में अपन को हर जगह अलग मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू ही अलग अलग है तो हम कोई डेफिनेट वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में एक पॉइंट देखा था, तब हमने ये देखा था कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो आप डायरेक्ट एक ही बार में ये फॉर्मूला अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकालेंगे। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अपनी सरफेस को, पूरी सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, किसी एक एरिया एलिमेंट पर कैलकुलेशन करेंगे एंड देन उसका इंटीग्रेशन करके हम पूरी सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं।
ओके, ये प्रोसीजर हम फ्लक्स वाले टॉपिक में पहले ही देख चुके हैं। अब यहाँ पर उस प्रोसीजर को हमें फिर से अप्लाई करना है, तो हम इसे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने पूरी सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पर छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया है, और वो एरिया एलिमेंट है आपके पास यहाँ पर DA वेक्टर। ओके, यहाँ पर डायग्राम में डेल्टा A लिखा हुआ है। डेल्टा मतलब ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो जाएगी, हम स्मॉल वैल्यू लेंगे तो उसको अपन स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये वो एरिया एलिमेंट आपने जो कंसिडर किया है वो दे दिया गया है। ठीक है, अब इस एरिया एलिमेंट में आपने सबसे पहले एरिया वेक्टर के डायरेक्शन शो करनी है, तो वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यहाँ पर शो की हुई है, जो कि हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है। ओके, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस चार्ज ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है E वेक्टर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको गिवन है। ठीक है, अब जब आपने ये कंसिडर कर लिया है कि ये जो एरिया एलिमेंट आपने माना है ये बहुत ही स्मॉल एरिया एलिमेंट है, तो डेफिनेटली इस एरिया एलिमेंट के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम यूनिफॉर्म एज्यूम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी सरफेस हो जाती है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, बट अगर बहुत ही छोटी सरफेस हम लेके चलते हैं तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। उस छोटे से एरिया एलिमेंट DA के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आप सेम एज्यूम कर सकते हैं, और इस पूरे एरिया एलिमेंट से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, इस छोटे से एरिया एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर d phi इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ओके, ये आपने स्मॉल जो एरिया एलिमेंट DA लिया हुआ है उसी से निकलने वाला फ्लक्स आपने कैलकुलेट किया है, इस वजह से मैंने इसको d phi लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसका अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरी क्लोज सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स की कैलकुलेशन हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे पूरी सरफेस से मिलने वाले फ्लक्स के लिए, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पर टोटल फ्लक्स, और दोनों साइड इंटीग्रेशन होगा तो इधर इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, और E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब यहाँ पर E की वैल्यू पुट करनी होगी और DA की वैल्यू पुट करनी होगी। E की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वो हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन में K dq अपॉन कुछ डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज दैट Q जो पॉइंट आपके पास है उस Q चार्ज जो आपके पास है उसकी डिस्टेंस इस एरिया एलिमेंट DA वेक्टर से स्मॉल r है, तो इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा DA वेक्टर का वो हो जाएगा K dq अपॉन r स्क्वायर। चार्ज आपने Q लिया है तो मैं इसको Q ही लिख देता हूँ, यहाँ पर चार्ज आपका Q है तो उससे आप यहाँ पर Q ही ले लें, और KQ अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस आपकी r है, और साथ में एरिया वेक्टर आपका चल रहा है जो कि DA है। और दूसरा पॉइंट, अब हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं इसे, जब हम A वेक्टर डॉट B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो उसे हम लिखते हैं AB कोस थीटा। तो A की वैल्यू आ चुकी है, B की वैल्यू आ चुकी है, और देन दोनों के बीच का जो भी एंगल अपने पास है वो हो चुका है कोस थीटा। ओके, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू AB कोस थीटा। अब ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करेंगे एंड देन हम फर्दर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसके वैल्यू पुट करनी होगी, तो वैल्यू को एक बार हम थोड़ा साइड देखते हैं। यहाँ वैल्यू पुट करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करने वाले हैं, और वो इंफॉर्मेशन है हमारी सॉलिड एंगल। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा सॉलिड एंगल के बारे में और प्लेन एंगल के बारे में। तो एक छोटा सा एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस पर हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर किया, और ये एरिया एलिमेंट सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो आप यूँ मान के चलें कि जैसा आप लोगों ने कोन देखा हुआ है, तो कोन में क्या होता है कि वो जो कोन की सरफेस है, जो सरकमफेरेंस है कोन की, वो सेंटर पे कुछ एंगल बनाती है, और वो एंगल 3D में चल रहा होता है। उस एंगल को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। और उस सॉलिड एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो उसका तरीका देखते हैं हमें, क्योंकि यहाँ डायग्राम के अंदर ये जो आपको डेल्टा ओमेगा दिया गया है, ये डेल्टा ओमेगा आपका सॉलिड एंगल है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम सॉलिड एंगल पहले देख लेते हैं एक बार कि सॉलिड एंगल क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर जब आपके पास इसका एरिया, हम मान लेते हैं कि इसका एरिया है आपके पास DA, और डिस्टेंस जो सेंटर से है वो हम मान लेते हैं R, और यहाँ जो एंगल बन रहा है उसे हम मान लेते हैं यहाँ पर d ओमेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि जब आप R को, रेडियस को जब आप एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे d ओमेगा से, तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर एरिया की। ये सेम वही केस है जैसा आप लोग प्लेन एंगल कैलकुलेट करते हैं। प्लेन एंगल के केस में अगर हमें कोई आर्क दिया होता है सर्कल की सर्कमफेरेंस पे, और वो आर्क सेंटर पे कुछ एंगल बनाए थीटा, और रेडियस इसकी r हो और आर्क की लेंथ s हो, तो हम क्या लिखते हैं, आर्क की लेंथ s इक्वल टू r इंटू थीटा। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मेट यहाँ चल रहा है। रेडियस को हमने यहाँ पर एंगल से मल्टीप्लाई किया तो हमें आर्क की लेंथ मिल रही है। उसी तरीके से हम रेडियस के स्क्वायर को जब हम एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में चलता है। ठीक है, सॉलिड एंगल जो आपके पास होता है उसकी यूनिट होती है रेडियन, और जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। ये 11th क्लास का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर d फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो यहाँ पर जो d ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी DA अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, ध्यान से देखने वाला पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ अगर आपने एरिया लिया हुआ है DA, तो यहाँ आपका एरिया वेक्टर लेकर चलना है आपको। एरिया वेक्टर मतलब सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा। अब यहाँ पे देखें आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपको एरिया वेक्टर लेना होगा। ये जो आपने सरफेस बनाई है यहाँ पर, जिसमें एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर थीटा चल रहा है, तो आपको अपने एरिया वेक्टर जो कि DA वेक्टर दिया हुआ है इसका कंपोनेंट करना है। किस डायरेक्शन में करना है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कंपोनेंट क्या आएगा, DA कोस थीटा, और वो यहाँ लिखा भी है आपके पास DA कोस थीटा। DA कोस थीटा क्या है, इज़ द कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो ये जो DA कोस थीटा आपके पास यहाँ पर एरिया हो चुका है, और R स्क्वायर आपका हो चुका है रेडियस का स्क्वायर, एरिया डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, एरिया डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, यही सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। तो हम इसे यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और इसे हम लिख पाएंगे यहाँ पर फाई इक्वल टू KQ इंटीग्रेशन में, और DA कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर को हम लिख रहे हैं यहाँ पर D फाई D ओमेगा, जो कि सॉलिड एंगल है हमारे डायग्राम के अंदर। तो आपको ये फॉर्मूला सॉलिड एंगल से लेकर के आना है ताकि हम DA कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर को यहाँ पुट करें, जिसकी वैल्यू D फाई है, D ओमेगा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो K आपके पास कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, Q चार्ज वो भी कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन होगा सिर्फ D ओमेगा का। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होगी वो है, जो हमारे पास टोटल फ्लक्स आएगा फाई इक्वल टू KQ हमने बाहर निकाल लिए हैं, और इंटीग्रेशन होगा सिर्फ D ओमेगा का। अच्छा, D ओमेगा का इंटीग्रेशन होने का मतलब क्या है, यहाँ पर इस इक्वेशन का मीनिंग थोड़ा समझ के चलते हैं। ये जो आपने पूरी सरफेस की बात की है, हमने पूरी सरफेस के लिए कैलकुलेशन अभी नहीं की है, हम सिर्फ छोटे से एरिया एलिमेंट DA के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसकी जो भी कैलकुलेशन होगी उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स हमें मिल जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो छोटा सा आपका एरिया एलिमेंट है वो इस पूरी सरफेस के सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल आपका यहाँ पर D ओमेगा है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि पूरी सरफेस जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है। वो अगर आप इस D ओमेगा का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि आपने यहाँ पर इस छोटे से एरिया एलिमेंट का जो एंगल है वो D ओमेगा लिया है। इंटीग्रेशन करोगे तो पूरी सरफेस के थ्रू सेंटर पे बनने वाला एंगल आपको मिल जाएगा। अब कोई भी क्लोज सरफेस जो होती है, पूरी पेक सरफेस, वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, ये हम कैसे पता करें। तो इसे भी हम थोड़ा साइड में देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। तो साइड बची ही नहीं अपने पास। ओह माय गॉड।
चलो ठीक है, मैं इसे यहीं बता देता हूँ, है ना। तो किसी क्लोज सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये देखते हुए चलें कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्लोज स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर के सेंटर पे इसकी छोटे से एरिया एलिमेंट ने कुछ एंगल बनाया। इस छोटे से एरिया एलिमेंट की वैल्यू अपन ले लेते हैं a, और यहाँ पर रेडियस अपन ले लेते हैं r, और यहाँ एंगल हम ले लेते हैं d थीटा, ठीक है। इस छोटे से एरिया एलिमेंट ने सेंटर पे कुछ एंगल बनाया, वो d थीटा है। तो d थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो d थीटा की वैल्यू हो जाएगी एरिया अपॉन r स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। पहले वाला टॉपिक जो भी अपन ने पढ़ा जस्ट उसी से अपन लेकर चल रहे हैं। अब जो छोटा सा एरिया आपने a लिया है, अगर पूरी सरफेस का एरिया लें तो पूरी क्लोज स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो यहाँ पर अपन रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, देन कितना मिला आपको 4 पाई। तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, चाहे फिजिक्स हो या किसी भी सब्जेक्ट में आप इसको अप्लाई करें। कोई भी क्लोज सरफेस जो होती है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, सॉलिड एंगल, तो वो होता है 4 पाई। ओके, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी, जिसे मैं अभी यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो जब हम इसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये था डी ओमेगा, तो फाई इक्वल टू के क्यू इंटू 4 पाई। ओके, जब हमने इंटीग्रेशन किया यहाँ पर, जैसा साइड में लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा किया तो ये बन गया आपके पास 4 पाई, क्योंकि डी ओमेगा सिर्फ छोटे से एरिया एलिमेंट ने एंगल बनाया था, हमें चाहिए पूरी सरफेस का, तो वो पूरी सरफेस का एंगल होगा 4 पाई। अब हम यहाँ पर के की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, देन फाई बिकम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन मिलती है। और अब आप ये क्लियर देख सकते हैं कि हमने डेरिवेशन जब स्टार्ट किया तो हमने यूज़ किया कूलाम्स के लॉ का। कूलाम के लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, हमने यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट की और फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है गॉस लॉ। तो हमने कूलाम के लॉ से गॉस लॉ को डिराइव किया है। तो डेफिनेटली ये कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं कि दोनों रूल्स जो हमारे पास है, कूलाम का लॉ हो या फिर गॉस का लॉ हो, इन दोनों से जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो दोनों से फ्लक्स हमेशा सेम ही मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे और इस बार हम गॉस के लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अब आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो सारे सिमिलर टाइप के टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक के अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक आपके पास आता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखो आपके पास कोई वायर दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ जब आपको कोई वायर दिया हुआ है, लॉन्ग वायर होने का मतलब है इस वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब होता है इनफाइनाइट लेंथ का वायर। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब है कि आपको अपना वायर बहुत ज़्यादा लंबा लेना है। कितना लंबा लेना है, आपको ये ध्यान रखना है इस पॉइंट में कि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वायर से, वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इस वायर की लेंथ के सामने नेग्लिजिबल है। समझ रहे हैं बात को? इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस वायर की वजह से, उस पॉइंट की डिस्टेंस वायर की लेंथ के सामने नेग्लिजिबल है। इस वजह से अपन कह पा रहे हैं कि वायर बहुत ज़्यादा लंबा है उस पॉइंट के लिए। तो आपको ऐसा यूनिफॉर्मली चार्ज वायर दिया हुआ है। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का मतलब आपने जैसे ही वायर को चार्ज दिया तो वो चार्ज इस पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिवाइड हो चुका है। ओके, अब हमें इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट कहाँ पर है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। ओके, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम फर्स्ट चैप्टर में भी कैलकुलेट कर चुके हैं और फॉर्मूला हमने यूज़ किया था KQ/R²। बट मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि KQ/R² ये फॉर्मूला काम करता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए।
जो चार्ज बहुत ही छोटी जगह में रखा हो सिर्फ उसी के लिए आपके पास फॉर्मूला काम करेगा। अभी हमारे पास यहाँ पर चार्ज एक छोटी जगह में नहीं रखा होकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस केस में हम वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, गॉस का लॉ आपको अप्लाई करना है। गॉस का लॉ अप्लाई करने से पहले हम एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर गॉस के लॉ से रिलेटेड कुछ रूल्स हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़े हुए हैं। अब उन रूल्स में से आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है जिसे हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होती है? देखो, जब भी आपको किसी केस में गॉस के लॉ से कैलकुलेशन करनी होती है तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि आप एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करेंगे। सरफेस जिसे हम बोलने वाले हैं गॉसियन सरफेस, हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, उसके बाद हम अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब एक गॉसियन सरफेस किस तरीके की होगी, इसका शेप क्या होगा? तो शेप इसका कोई डिसाइड नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसका शेप चेंज करना होता है। और शेप रखना कैसा है, तो इसका रूल आप ध्यान रखें। आपको जब भी गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है तो उसका शेप आप इस तरीके से लेंगे कि उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो। जैसे मान लीजिए कि कोई वायर है, अब इस वायर में क्या है कि हमने चार्ज दिया हुआ है, चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में बाहर निकालेगा। तो सभी डायरेक्शन में जब बाहर निकालेगा तो आप ये देख सकते हो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, तो डिस्क की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है यहाँ पर। और सारा जब ओवरव्यू देखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो तरीके से सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर की वजह से बनेगा। या इसे आप बहुत ही ईजी तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि आपने कोई ट्यूबलाइट ली हुई है। अब इस ट्यूबलाइट को जब आप जलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि लाइट आपके पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म में बाहर निकलेगी, सिलेंड्रिकल लाइट आपके पास यहाँ से बाहर निकलेगी। तो उसी तरीके से आप यूँ समझ सकते हैं कि चार्ज जब इसको देंगे तो उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर अगर हम सिलेंड्रिकल ही गॉसियन सरफेस मान लें, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अगर हम यहाँ मान लेते हैं तो उस केस में सिलेंड्रिकल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस जो आपने मानी है इसके चारों ओर, तो उस सिलेंड्रिकल सरफेस की जो सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ ये सरफेस हर चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जब डिस्टेंस सेम है हर चार्ज से सरफेस की तो ऑब्वियसली बात है कि इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलने वाला है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। तो आपको हमेशा गॉसियन सरफेस इस तरीके से माननी होती है कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे। अभी आने वाले टॉपिक्स के अंदर जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, गॉसियन सरफेस का एक रूल ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप गॉसियन सरफेस से लेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर निकलना चाहिए, ठीक है। या तो गॉसियन सरफेस, इसको रहने देना है ना, मैं बाद में बताऊँगा फिर, ठीक है। अब इस रूल को हम अपने डायग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा सभी डायरेक्शन में इस तरीके से, चार्ज हमने कर दिया है, तो हर पॉइंट से जब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तैयार होगा। और आपको गॉसियन सरफेस इस केस में माननी है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ओके। तो थोड़ा कचरा मैं कम कर देता हूँ इसमें। इस केस में हम मानेंगे यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है। गॉसियन सरफेस मानने के बाद सेकंड स्टेप आपकी है कि आप उस गॉसियन सरफेस के हर सरफेस का एरिया वेक्टर बनाएंगे। अब देखो, आप सबसे ऊपर क्या है, डिस्क एक तरीके से सर्कुलर पार्ट है, तो इस सर्कुलर पार्ट का एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता है, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में। तो ऊपर वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से होगा, इस डायरेक्शन में। मैं इसको S1 वेक्टर नाम दे देता हूँ। S1 वेक्टर इज़ द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट। इसी तरीके से नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल टू द सरफेस, तो इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर S2 वेक्टर। और ये जो बाकी कर्व्ड सरफेस बची हुई है इसका एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल टू द सरफेस, तो इसको हम यहाँ पर नाम देंगे S3 वेक्टर। ये तीन सरफेस से मिलकर के ही सिलेंडर बनता है, एक कर्व्ड सरफेस और दो सर्कुलर डिस्क। तो हमने तीनों सरफेसेस के एरिया वेक्टर डिफाइन कर दिए हैं।
अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सभी डायरेक्शन में निकलेगा बाहर, इस डायरेक्शन में भी निकलेगा, इस डायरेक्शन में भी निकलेगा। ओके, तो 2D के अंदर तो हम 2 ही डायरेक्शन शो कर सकते हैं, तो मैंने 2 डायरेक्शन यहाँ शो कर दी है। अब आपको क्या करना है कि हर एक सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को लेना है। ऊपर सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, साइड से कितना निकलेगा, लोअर पार्ट से कितना निकलेगा, और टोटल फ्लक्स कितना निकला इस पूरे सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस से, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हम बता पाएंगे कि ये जो पॉइंट आपने लिया है यहाँ पर, ओके थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये पॉइंट आपको यहाँ एज्यूम करना है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो पॉइंट गाउसियन सरफेस पर ही होना चाहिए, या यूँ कह लो कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी से गाउसियन सरफेस पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इससे हम गाउसियन सरफेस निकल रही है, तो इस पॉइंट पर हमें कैलकुलेशन करनी है, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस हमारे पास है उससे हम मान लेते हैं r। हमें इस वायर की वजह से इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और वो जो पॉइंट होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो गाउसियन सरफेस से पास होना ज़रूरी होगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स निकला, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट सरफेस, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ओके, या इसको अपन ओपन करें तो इससे लिखेंगे हम EA कोस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सरफेस है, मैं अलग से बना देता हूँ। फर्स्ट सरफेस के केस में आपका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से है S1 वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड और S1 वेक्टर के बीच में चल रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर 90 डिग्री में कोस की वैल्यू कितनी होती है, 0। कोस 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स कितना निकलेगा, 0। अपर पार्ट जो आपका है, अपर सरफेस, उससे कोई फ्लक्स नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ये क्लियर है कि जब अपर सरफेस फ्लक्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, फ्लक्स क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके वायर ने बनाया है ये अपर पार्ट से पास नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाले पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, ऑब्वियसली 0। चाहे तो आप इसे फॉर्मूले से चेक करें या फिर आप कॉमन सेंस लगा के इसका आंसर दे सकते हैं। ऊपर जो डिस्क है उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है साइड में, ऊपर वाले पार्ट से नहीं निकल रहा है। तो आपका ऊपर वाला जो डिस्क है जिसका एरिया हमने 1 बोला है, उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0। तो φ1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम इक्वेशन सेकंड सरफेस के लिए बात करें तो सेकंड सरफेस में आपके पास एरिया वेक्टर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको हमने नाम दिया S2 वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपके पास इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और S2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो कोस की वैल्यू कितनी, 0। तो इस केस में भी आपके पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इन दोनों सरफेस से तो कोई फ्लक्स नहीं निकलने वाला है। अब हमारे पास तीसरी सरफेस बचती है जो कि कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस के केस में हमारे पास इसका जो एरिया वेक्टर है कर्व्ड सरफेस का, वो नॉर्मल टू द सरफेस S3 वेक्टर हमने दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है यहाँ पर जो चार्जेस हैं उन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना हुआ है। अब ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और S3 वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो एंगल है 0 डिग्री। अब यहाँ पर अगर अपन फ्लक्स 3 निकालना चाहें तो वो होगा ES3 कोस थीटा, इसे अपन बोल सकते हैं ES3 कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी ES3। ओके, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3। तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस जो आपके पास है उसी से आपको फ्लक्स मिलेगा, टोटल फ्लक्स ही जो मिलेगा आपके पास वो यही होगा। मैं से चाहूँ तो टोटल फ्लक्स बोल सकता हूँ, क्योंकि सारा फ्लक्स कर्व्ड सरफेस से ही बाहर निकल रहा है, अपर डिस्क से और लोअर डिस्क से कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा है। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गाउसियन सरफेस एज्यूम की, हमने गाउसियन सरफेस के हर पार्ट पर एरिया वेक्टर अप्लाई किया, जितने भी पार्ट उसके डिवाइड हो सकते थे, हर पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स देखा, और पूरी क्लोज सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को हमने देख लिया है। अब ये जो फ्लक्स है क्या हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि गाउस का लॉ है। गाउस का लॉ क्या कहता है कि इसी टोटल फ्लक्स को आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो फॉर्मूला है टोटल चार्ज
enclosed within the closed surface divided by epsilon naught. Epsilon naught is a constant. तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल चार्ज. अब हम दूसरे मेथड पे आ चुके हैं. यहाँ पे फ्लक्स की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं कूलाम के लॉ से. इसे अभी आप कुछ देर के लिए होल्ड रखें और इसी फ्लक्स की कैलकुलेशन अब हम करेंगे यहाँ पर गॉस के लॉ से. तो गॉस के लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स एक ही स्टेप से निकल सकता है और उसमें आपको टोटल चार्ज रखना होगा. अब टोटल चार्ज हम यहाँ कितना रखें, तो इसके लिए अब आप आ जाएँ डायग्राम पर. डायग्राम में जो आपको यहाँ पर लेंथ दी गई है, इस लेंथ का टोटल चार्ज, इस लेंथ पर जो टोटल चार्ज अवेलेबल है, इसकी वैल्यू आपको नहीं दी है. थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि आपको यहाँ पर जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया है, उस लॉन्ग स्ट्रेट वायर पर सपोज दैट टोटल चार्ज कितना है, Q. इसे हम यहाँ पर साइड में देख लेते हैं. टोटल चार्ज कितना है आपके पास, Q. टोटल लेंथ कितनी है इसकी, L. ओके. तो यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी जो पिछले टॉपिक्स के अंदर देखा था हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और वो था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई लेंथ. अगर आपके पास कभी चार्ज हमने किसी सरफेस को दिया, सरफेस नहीं, किसी लाइन को, किसी वायर को चार्ज अगर आपने दिया है और वो चार्ज इस लाइन की पूरी लेंथ पर चला जाता है, तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं. और वो क्या होता है कि इसकी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, क्योंकि आपके पास अगर पूरी लेंथ पर टोटल चार्ज Q है तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा, Q बाई L. ठीक है. तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, लेम्डा इक्वल टू Q बाई L. अब आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या हम पूरी लेंथ लेकर चल रहे हैं वायर की, नहीं. ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ उतना ही चार्ज यहाँ लेना है जिस चार्ज की वजह से जो आपको यहाँ पर सिर्फ वही चार्ज कंसिडर करना है जो गाउसियन सरफेस के अंदर आता है. जब आपने अपने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया, अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर तो बहुत लंबा है, क्या हम पूरे वायर का चार्ज कंसिडर करेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, नहीं. हम सिर्फ वही चार्ज कंसिडर कर रहे हैं जो गाउसियन सरफेस के अंदर आ रहा है. इसी चार्ज की वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं. बाकी चार्ज हम क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने बोला लॉन्ग वायर है, तो वो चार्ज इस पॉइंट से बहुत दूर हो गया, और चार्ज से जब डिस्टेंस ज़्यादा ही बढ़ जाएगी तो बाकी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो अपना इफ़ेक्ट नहीं दे पाएगा. तो हम उन चार्जेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं जो गाउसियन सरफेस से बाहर है. हम सिर्फ गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज हैं उनकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. तो सपोज दैट आपके पास इस गाउसियन सरफेस के अंदर जो वायर की लेंथ है, वो वायर की लेंथ हम मान लेते हैं कि वो स्मॉल l है. ठीक है. तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि कैपिटल L है, हमने यहाँ पे कैपिटल L ली है. यहाँ पर जो लेंथ कैपिटल L है वो सिर्फ गाउसियन सरफेस के अंदर वाले वायर की लेंथ है, और इस पर जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q है. तो यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, लेम्डा इक्वल टू Q अपॉन L. ओके. ये हमें यहाँ पे यूज़ करना है, तो आपको याद रखना होगा. अब हमें यहाँ पर टोटल चार्ज की वैल्यू पुट करनी है. टोटल चार्ज कौन सा, जो कि गाउसियन सरफेस के अंदर. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने बोला लेम्डा इक्वल टू है Q अपॉन L, तो Q क्या हो जाएगा, लेम्डा इंटू L. तो हम यहाँ पुट करेंगे लेम्डा इंटू L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके. ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ चुकी है 4. हमने पहले कैलकुलेशन की, और वो कैलकुलेशन हमने की कूलाम के लॉ से, हमने फ्लक्स निकाला. फिर हमने यही कैलकुलेशन की गॉस के लॉ से, फिर हमने फ्लक्स निकाला. और अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों के आंसर सेम होने चाहिए, क्योंकि हमने कूलाम के लॉ से गॉस के लॉ को डिराइव किया. तो हम इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू को इक्वलाइज़ करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम इन दोनों को इक्वलाइज़ करते हैं, तो एक तो वैल्यू है आपके पास E इंटू S3, और एक वैल्यू है आपके पास लेम्डा L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यूज़ हैं. दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वलाइज़ किया है. अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड S3 क्या है आपका, S3 है आपके पास यहाँ पर सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस का एरिया, क्योंकि S3 आपके डायग्राम में आप देख सकते हो कि S3 आपके पास कर्व्ड सरफेस है. अब इसका एरिया कितना होगा, तो कर्व्ड सरफेस जो होती है सिलेंडर की, उसका एरिया होता है 2πr इंटू L. 2πr इज़ द सर्कमफेरेंस एंड लेंथ इज़ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर L. तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 2πr इंटू L.
इक्वल टू लेमडा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एल टू एल कैंसिल हो जाएगा और ई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर। ओके, अब इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो देखो नीचे बन चुका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई इक्वल टू के 2k लेमडा अपॉन आर। हम यहाँ लिख सकते हैं 2k लेमडा अपॉन आर। ओके, क्योंकि 2 यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 2 है और ये जो आपके पास 2 पाई इंटू 2 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास के बन चुका है और उसके बाद आपके पास फाइनली आंसर ये आ चुका है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विच इज सिचुएटेड एट a perpendicular distance from the length of wire।